आइए चलते हैं उस यूरोप में जो जंगों की आग में जलकर राख हो चुका था। आज हम देखेंगे कि कैसे एक शख्स क्लीमेंस फॉन मेटरनिक ने इस पूरी अफरा तफरी को काबू करने की कोशिश की और उनका बनाया हुआ निज़ाम यानी मेटरनिक सिस्टम यूरोपियन हिस्ट्री का एक अहम मोड़ कैसे बना। हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेपोलियन के बाद यूरोप का हाल क्या था। फिर मेटरनिच के अजीम मंसूबे को समझेंगे। उसके बाद ये निज़ाम एक्शन में कैसा था। फिर उससे आने वाले अमन के दौर का जायज़ा लेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इसका ज़वाल, इसका कोलैप्स क्यों ज़रूरी था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो वक्त था जब यूरोप एक ऐसे तूफान से गुजरा था जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया था और एक नए ऑर्डर की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही थी। क्लेमेंस फॉन मेटरनिच का ये मशहूर कॉल, ये मशहूर कोट उस दौर की सबसे बड़ी हकीकत थी। इसका मतलब ये था कि फ्रांस में उठने वाला इनकलाब सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहता था, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे यूरोप की तमाम बादशाहतें, तमाम मोनार्कीज खौफजदा थीं। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस का एक इवेंट नहीं था। ये एक नज़रियाती जलजला था जिसने यूरोप के सदियों पुराने निज़ाम की बुनियादें हिला कर रख दी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, ये ख़यालात हवा में फैल गए और पुराने फ्यूडल निज़ाम और बादशाहतों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। और फिर नेपोलियन की फ़ौजों ने इन्हीं इनकलाबी ख़यालात को तलवार की नोक पर पूरे यूरोप में फैला दिया, जंगल की आग की तरह। जहाँ जहाँ वो गए, पुरानी हुकूमतें गिरती गईं और यूरोप के नक्शे हमेशा के लिए बदल गए। तो जब नेपोलियन हारा तो यूरोप के लीडर्स के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, इस तबाही के बाद स्टेबिलिटी कैसे वापस लाई जाए। और इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, इस कहानी के मेन कैरेक्टर, जिन्होंने यूरोप के इस बहरान का, इस क्राइसिस का एक सोल्यूशन पेश किया। मेटरनिक का हथियार था कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है? ये सोच कहती है कि माशरा यानी सोसाइटी एक पुरानी मजबूत इमारत की तरह है। अगर आप उसकी बुनियादों को हिलाएंगे तो पूरी इमारत गिर सकती है। इसलिए इनकलाब जैसे तूफानों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने इदारों, बादशाहत और एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर को कायम रखें। इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी लिबरलिज्म की लहर, और ये मेटरनिच के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। ये नज़रिया कहता था कि हर फर्द को आज़ादी और हुकूक मिलने चाहिए और हुकूमत लोगों की मर्जी से एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलनी चाहिए। और फिर थी नेशनलिज्म की आग। ये नज़रिया कि एक ज़बान और कल्चर के लोग एक ही मुल्क में रहने का हक रखते हैं। मेटरनिक के लिए ये तो एक खौफनाक ख्वाब जैसा था। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी ऑस्ट्रियन एम्पायर दर्जनों अलग अलग कौमियतों पर मुश्तमिल थी और ये नज़रिया उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता था। तो ये स्लाइड असल में 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी लड़ाई को दिखाती है। एक तरफ था मेटरनिक का कंजर्वेटिज्म, जिसका मकसद था स्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ थे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की नई कुव्वतें, जो हर कीमत पर चेंज यानी तब्दीली लाना चाहती थीं। 1815 की कांग्रेस से वियना के 3 बुनियादी उसूल थे। इसे याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला है BLR यानी बैलेंस ऑफ पावर, ताकि कोई एक मुल्क ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, लेजिटिमेसी यानी बादशाहों की कानूनी हैसियत को बहाल करना, और रिएक्शन यानी इनकलाब के खिलाफ सख्त रद्द अमल। तो प्लान तो बन गया। आइए अब देखते हैं कि मेटरनिक ने अपने इस कंजर्वेटिव निज़ाम को पूरे यूरोप में लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से तरीके और टूल्स इस्तेमाल किए। मेटरनिक ने सिफारती इत्तेहादों का यानी डिप्लोमेटिक अलायंसेस का एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे कोई बाहर न निकल सके। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बड़ी ताकतों का एक क्लब था जहां मिल बैठकर मसले हल किए जाते थे। होली अलायंस इनकलाब के खिलाफ एक नजरियाती कसम थी और क्वाड्रुपल अलायंस इस अमन को बरकरार रखने के लिए एक मिलिट्री ताकत। और ये कांग्रेस सिस्टम सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, ये अमली तौर पर मुदाखलत का एक पैटर्न था। पहले फ्रांस को दोबारा क्लब में शामिल किया गया, फिर इनकलाबों के खिलाफ मुदाखलत का उसूल मंजूर हुआ, और फिर नेपल्स और स्पेन में बगावतों को कुचलने के लिए बाकायदा फौजी इजाज़त दी गई। ये इस सिस्टम की असली ताकत को जाहिर करता है। ये सिस्टम सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि लोगों के जहनों पर भी हुकूमत करना चाहता था। कार्ल्सबर्ग डिक्रीज इसकी एक बदतरीन मिसाल हैं।
یہاں جرمن ریاستوں میں پریس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور یونیورسٹیز کو کنٹرول کیا گیا تاکہ آزاد خیالات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو ان تمام کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ میٹرنک سسٹم کی سب سے بڑی کامیابی ایک لمبے عرصے تک یورپ کو ایک بڑی جنگ سے بچائے رکھنا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسا امن تھا؟ پورے 33 سال 1815 سے 1848 تک یورپ نے کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں دیکھی جو پورے کانٹیننٹ میں پھیل جائے۔ یہ میٹرنک کی سب سے بڑی جیت تھی۔ بھلے ہی یہ نظام زبردستی کا تھا، لیکن اس نے جنگوں کی تباہی سے تھکے ہوئے یورپ کو ایک نسل تک امن ضرور دیا، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن آپ تاریخ کی لہروں کو ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے آخرکار میٹرنچ کے بنائے ہوئے اس ڈیم کو توڑ دیا۔ 3 ایسی قوتیں تھیں جنہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ پہلا، نیشنلزم کی بڑھتی ہوئی لہر، جس نے جرمنی اور اٹلی کے لوگوں میں اپنی ریاست کا خواب جگایا۔ دوسرا، لبرلزم، جسے انڈسٹریل ریولوشن سے پیدا ہونے والی نئی مڈل کلاس کی حمایت حاصل تھی، جو اپنے حقوق مانگ رہی تھی۔ اور تیسرا، اکنامک چینجز، جو اتنی تیز تھیں کہ پرانا سسٹم ان کے ساتھ قدم نہیں ملا سکا۔ یہ ٹائم لائن اس نظام کے عروج و زوال کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ 1815 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 1830 کے انقلابات نے اس میں پہلی دراریں ڈالیں اور 1848 کے عوامی انقلابات کی لہر نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 1848 کے انقلاب، جنہیں اسپرنگ ٹائم آف پیپلز بھی کہا جاتا ہے، آخری ضرب ثابت ہوئے۔ صورتحال اتنی ڈرامیٹک تھی کہ میٹرنچ کو خود بھیس بدل کر آسٹریا سے بھاگنا پڑا۔ سوچئے، وہ شخص جس نے 30 سال تک یورپ کو کنٹرول کیا تھا۔ اگر اس پورے سسٹم کو بس ایک جملے میں یاد رکھنا ہے تو یہ 3R فارمولا بالکل پرفیکٹ ہے۔ پرانے نظام کی بحالی یعنی ریسٹوریشن کی کوشش نے نئے خیالات کو دبانے یعنی ریپریشن پر مجبور کیا، اور اسی جبر نے عوامی مزاحمت یعنی ریزسٹنس کو جنم دیا۔ اور آخر میں اس پورے دور کا سبق صرف ایک ہے۔ میٹرنچ نے تاریخ کی گھڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وقت خود ان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تبدیلی کو دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے لیڈرز اس سبق کو یاد رکھتے ہیں؟